वेलकम एवरीवन। आज जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जो सीसीएसयू के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। 2014 से लेकर 2021 तक जितने पेपर हुए हैं जिनमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आया है वो सभी पेपर से क्वेश्चंस में है। पहले हमने कैटेगराइज करा है इसको डेफिनेशन वाइज कि पहले आपको जो जो डेफिनेशन पूछी गई हैं और जिस क्रम में बुक में हमारे चैप्टर्स हैं उसी क्रम में ही इन डेफिनेशंस को लिया गया है। तो एक एक करके पहले डेफिनेशन ले लेते हैं, फिर उसके बाद में क्वेश्चंस पर आएंगे। अब देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है, लीनियर ऑपरेटर किसे कहते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर ऑपरेटर में एक ही डिफरेंस है। पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बता देता हूं, उसका लीनियर ऑपरेटर पे आते हैं। जब मैंने आपको होमोमॉर्फिज्म बताया था वेक्टर स्पेस के अंदर, तभी क्लियर किया था कि आपका जो वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म है वही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो वहां पर एफ लिखते थे, यहां पर हम टी लिखेंगे। अगर टी हमारे पास एक मैपिंग है जो एक वेक्टर स्पेस वी से एक वेक्टर स्पेस U से एक वेक्टर स्पेस V में एलिमेंट्स को ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, मैपिंग यही काम करती है, एक सेट से दूसरे सेट में एलिमेंट को ट्रांसफर करती है। तो एक वेक्टर स्पेस UF, एक वेक्टर स्पेस VF। जब UF से VF में मैपिंग जाएगी और वो इस तरह से होगी कि वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन हमारा वेक्टर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों को प्रिजर्व रखे, तो हम कहते हैं वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है U से V में, वेक्टर स्पेस UF से वेक्टर स्पेस VF में। लीनियर ऑपरेटर में जो आपका वेक्टर स्पेस UF VF है वो एक ही रह जाता है, उसी वेक्टर स्पेस से उसी वेक्टर स्पेस में ट्रांसफॉर्मेशन आती है। क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है, उसकी डेफिनेशन भी आप लोग नोट कर लीजिए। आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है, थोड़ा सा खांसी वासी आती रहेगी। पहले भी क्लास आपकी इस वजह से हो नहीं पाई थी। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लेट UF and VF be two vector spaces over the same field F. Let P be a mapping from UF into VF. Then P is said to be a linear transformation. Find it, मैं पहले लीनियर ट्रांसफॉर्म बता रहा हूं, जब आप लीनियर ऑपरेटर बताएंगे तो इस परिभाषा को नहीं देना है। Is said to be linear transformation if T of alpha plus beta is equal to T alpha plus T beta and A of T alpha, T of A alpha लेंगे, T of A alpha is equal to A of T alpha. For all A contained in F and for all alpha beta contained in U. तो U के एलिमेंट्स V के एलिमेंट ट्रांसफर हो रहे हैं, जैसे आप T लगाते हैं वो एलिमेंट V का हो जाता है। अल्फा या अल्फा प्लस बीटा या A अल्फा, ये सब U के एलिमेंट्स हैं, लेकिन जैसे T ऑपरेट हुआ
तो वी का एलिमेंट बन गया, ये वी का एलिमेंट, ये वी का एलिमेंट। तो इनके बीच में जो एडिशन आ रहा है, ये एडिशन, ये यू का वेक्टर एडिशन है। यहां पर जो एडिशन आ रहा है ये वी का वेक्टर एडिशन है। यहां पर जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ये यू का स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। और यहां पर जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ये वी का स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो आप देखिए एडिशन प्रिजर्व रहा, मल्टीप्लिकेशन प्रिजर्व रहा। तो ये जो प्रेसिडेंस की प्रॉपर्टी होती है ये आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करती है। इन दोनों प्रॉपर्टीज की जगह पर हम एक सिंगल प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, P ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा इज इक्वल टू A ऑफ T अल्फा प्लस B ऑफ T बीटा। यहां पर A और B दोनों स्केलर्स हैं, F के एलिमेंट्स हैं, और A अल्फा प्लस B बीटा बनेगा U का एलिमेंट। इसमें देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन हमने एक साथ शो किए हैं। तो यहां पर भी ये दोनों प्रॉपर्टी एक साथ दिखाई जा रही हैं। तो आप इस प्रॉपर्टी को भी शो ऑफ कर सकते हैं जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना हो। तो हम ज्यादातर इसी को करते हैं। एक्चुअली जब आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने जा रहे हो कि वो है, तब तो हम इसको यूज करेंगे, ध्यान देना आप। और जब प्रूव करना हो नहीं है, उस समय ढूंढूंगा कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो फेल हो रही है, आइदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन, इनमें से एक फेल हो जाएगी। ठीक है, तो हम कहते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो ये तो बात हुई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। अब बात आती है लीनियर ऑपरेटर की। तो लीनियर ऑपरेटर में जहां पर ये यू एफ वी एफ है, तो एक यू ही कर दीजिए बस, केवल यू। लेट यू बी यू एफ बी ए वेक्टर स्पेस या वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस, फिर एक मैपिंग ली टी जो वी एफ से वी एफ में है, सच दैट दिस। समझ रहे बात को? ये दोनों कंडीशन दिखा दो, बस यहां पर क्या लिख दोगे, फॉर ऑल अल्फा बीटा कंटेंट इन वी, और कोई दिक्कत नहीं है। उसको फिर हम लीनियर ऑपरेटर कहते हैं। लीनियर ऑपरेटर में सेम स्पेस रहता है। ठीक है, लीनियर ऑपरेटर कर देंगे। ये मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताया है, नॉट लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, कहो तो लीनियर ऑपरेटर अलग से लिख देता हूं मैं, ये लिख लोगे? ठीक है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ऑपरेटर दोनों की बात हो जाती है। इसके बाद डिफाइन रेंज स्पेस ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। रेंज स्पेस की जब बात करते हैं, रेंज सेट कोडोमेन का पार्ट, जैसे आप टी ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हो, यू से वी मैपिंग जा रही है, तो जो जो एलिमेंट आपने टी के द्वारा मैप किए, यू के, जैसे मान लो यू के एलिमेंट्स में अल्फा ले लेता हूं और वी के एलिमेंट्स को बीटा कह लेता हूं, तो आपने जो जो यू के एलिमेंट लिए और वो वी में ट्रांसफर कर दिए, तो वो जो जाके बने, वेक्टर बदल गया ना उसमें जाकर के, भाई आपका यू का वेक्टर था वी का वेक्टर बन गया, तो वी के जो जो वेक्टर वो डेवलप हो गए उनका एक कलेक्शन कर लो, वो रेंज स्पेस बनेगा। ठीक है, यस। ट्रांसफर ट्रांसफर होने के बाद ही की बात है, वी में जो एलिमेंट पहुंचे ट्रांसफर होकर पहुंच रहा है, मतलब जो हम इसकी रेंज स्पेस की बात कर रहे हैं, वी में एलिमेंट पहले से हैं। देखो एक है हमारे पास यू और एक है हमारे पास वी, आपने यहां से अल्फा लिया और वो बीटा में डेवलप हुआ, ये नहीं कि अल्फा ने जाके इसको बना दिया, वी में एलिमेंट पहले से है, आपने देखा ये एलिमेंट जाके इसमें मैप हो गया, यानी इसकी मैपिंग ये है। ठीक है, तो वो जो एलिमेंट मैप हो रहा है वो उसमें जाके मैप हो रहा है, ये नहीं बना दिया इसने, ये पहले से है यहां पर। हाँ, ये बीटा ही जो है हमारा टी अल्फा कहलाता है, और जो मैंने लिख दिया ना यही रेंज स्पेस का पूरा भाव है इसमें। तो देखते हैं इसे जरा, लेट P be a linear transformation। मैं आपको जिस ऑर्डर में लिखवा रहा हूं इसी ऑर्डर में डेफिनेशन लिखनी चाहिए, नंबर कट नहीं सकता इसमें कहीं से भी। लेट T be a linear transformation from a vector space UF, from a vector space UF into another vector space VF, then the range space of T
is the set of all vectors in V which have pre-image in U. We denote it with RT, range space of T. That is, RT will be containing betas. Betas कहां से? B से. कैसे होंगे बीटा? Such that beta is equal to T alpha for some alpha contained in U. अब ये जो मैंने लिखा है, कई बार बुक्स में आप देखेंगे बीटा नहीं लिखा मिलेगा, केवल टी अल्फा लिखा मिलेगा, क्योंकि टी अल्फा पहचान दे रहा है उसे, बीटा उसके अंदर है ही है। तो जो जो एलिमेंट मैप होके पहुंचे वो अल्फा उसमें कहीं ना कहीं कैरिड ओवर है। भाई टी अल्फा लिया मैंने, या टी अल्फा 1 लिया, या टी अल्फा 2 लिया, टी अल्फा 3 लिया, तो कहीं ना कहीं पहचान उसकी जुड़ी हुई है यू से। आरटी की पहचान यू से ज्यादा जुड़ी हुई है, बाकी एलिमेंट वी का ही है, वो जो भी एलिमेंट यहां ले रहे हैं वी का एलिमेंट है। अच्छा, अब रेंज स्पेस ऑफ जो टी आया, ये किसका सब स्पेस मानोगे, वी का या यू का? वी का, क्योंकि सारे एलिमेंट वी के ही आ रहे हैं इसमें। आरटी के अंदर जो भी एलिमेंट आ रहा है वी से आ रहा है, तो वी का सबसेट है, और एक थ्योरम के द्वारा इसे प्रूव किया जाता है कि ये सब स्पेस भी है। तो आप इसमें यही लिखेंगे लास्ट में। अब इतना क्या, ये हमने इंफॉर्मेशन दे दी इसके रेंज स्पेस के बारे में। एक आध कोई ना कोई एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जो उसके साथ जुड़ी रहती है वो जरूर देनी चाहिए, या तो कोई एग्जाम्पल। अब इसके एग्जाम्पल छोटे तो होते नहीं है, तो इतना बड़ा एग्जाम्पल हम नहीं देंगे। हम यहां पर एक छोटा सा पॉइंट दे देंगे इसके बारे में। ये जो रेंज स्पेस होता है वो वेक्टर सब स्पेस है पी का। द रेंज स्पेस of T is a subspace of V या VF। बस हो गया, रेंज स्पेस बता देना आपको। आ रहा समझे? इसके बाद आ जाइए नल स्पेस। नल स्पेस ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर कह रहे हैं कर्नल। कर्नल और नल स्पेस एक ही बात है। बस बात क्या है, जब हम नल स्पेस की बात करेंगे तो पहले से नल स्पेस बताता हूं, उसके बाद में थोड़ा सा एक छोटा सा एक पॉइंट बताना पड़ता है इसके बारे में कर्नल कहने के लिए। तो पहले नल स्पेस बात करते हैं। नल स्पेस, इसमें एक दो कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के लिए जुड़े रहते हैं, वो भी बात करेंगे। नल स्पेस ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, let T be a linear transformation परिभाषाएं जो हैं वो पटरी है जिस पर गाड़ी चलती है। अगर आपकी पटरी जिस दिशा में जाएगी उसी दिशा में रेलगाड़ी जाएगी, और अगर आप भटकते हैं कभी भी रास्ता और पटरी आपने सही पकड़ रखी है तो रेलगाड़ी गलत जा ही नहीं सकती, रुक सकती है। स्टेशन जाकर रुकेगी, बीच में रुक जाए या चलती रहे, पटरी उसको गलत नहीं जाने देगी। तो कभी भी आप भटकाव महसूस करो अपने कंसेप्ट में तो हमेशा पकड़ो इस पटरी को, इसको पकड़ो, इसमें कहाँ कमी आपकी रह गई। तो अगर इसको आपने ठीक से पकड़ रखा कभी गलती नहीं होगी। तो इसलिए कहते हैं डेफिनेशन को रट्टा मारो। जब रट जाती है तो दिमाग में एक बैलेंस चलता है, इससे अलग नहीं जाना चाहिए कोई चीज। तो वो जो बैलेंस है जब क्रिएट हो जाता है फिर आपको रटने की जरूरत भी नहीं रहती। तो सबकॉन्शियस माइंड हमेशा रहता है, आपको गलत स्टेटमेंट भी लिख देगा, आप कहते नहीं नहीं ये नहीं है। बेशक ऐसा होता है सही ना बता पाओ आप, अगर ये सही नहीं है साहब, ये गलत है।
सही के लिए हो सकता है भाई आपको लगे भाई थोड़ा और मुझे इसमें पढ़ना पड़ेगा, लेकिन गलत को तुरंत कह दो गलत है ये। लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए वेक्टर स्पेस टू एफ इनटू another vector space vf। टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन माना, then the null space of t is the set of all those vectors of u that are mapped into the zero vector of vf या v। u के वो सारे वेक्टर अल्फाज जो v के जीरो मैप हो जाएंगे, वो वेक्टर मिलकर के बनाते हैं नल स्पेस। ठीक है, वी डिनोट इट विद बिल्कुल वी डिनोट इट विद एंटी। नल स्पेस ऑफ टी में वो सारे वेक्टर, आपने अल्फा लिया यू का, टी लगाया उसके ऊपर, अगर वो जीरो मैप हो गया तो वो अल्फा आ जाएगा एंटी में। आपने अल्फा वन लिया, ठीक है, अल्फा वन लिया, उस पर टी लगाया, अगर जीरो मैप नहीं हुआ, नहीं आया एंटी में। जो जो वेक्टर जीरो मैप होगा वो वेक्टर यू का वो एंटी में आता जाएगा। ठीक है, ए वेक्टर हमेशा आता है एंटी में, कौन सा ए वेक्टर हमेशा आता है एंटी में, बताओ जल्दी से। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर हमेशा आएगा, क्योंकि हम जानते हैं जीरो वेक्टर मैपिंग जीरो वेक्टर में हमेशा होती है। तो दैट इज एंटी। अब एंटी को कैसे फोरकास्ट करोगे, इसमें कोई भी अल्फा आएगा, कहां से आएगा, टू से। कब आएगा, जब टी अल्फा जीरो में मैप हो जाएगा। तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है कि जीरो बी का एलिमेंट है, टी लगाती बी का एलिमेंट हो गया। तो ये एंटी में। अच्छा, एक एलिमेंट इसमें हमेशा आता है, उसके बारे में जरूर हम बात करेंगे, क्योंकि हमें परिभाषा सूखा नहीं छोड़ना, थोड़ा सा ही चुपड़ के ना जब देना है। रूखी रोटी दे दी अगले को, कितनी अच्छी रोटी बना के दे दो, मेहमान कोई जाए घर में और आपने सूखी रोटी दे दी, चाहे कितनी बढ़िया रोटी बनाई हो, कह देगा बाहर जाकर सूखी रोटी खिलाओ, ये लोग तो घर में कुछ है ही ना इनके। तो चाहे खुद सूखी रोटी खा लो, मेहमान आए देसी घी चुपड़ के देना पड़ेगा, तो ये मेहमान है। तो देसी घी कैसे लगाओगे इसमें? एक तो बताओ इसमें सिंगल वेक्टर जो हमेशा आता है कौन सा वेक्टर है, जीरो वेक्टर। वी हैव, क्या इसमें इसकी परिभाषा हिसाब से लिखेंगे, सिंस जीरो कंटेन्ड इन यू implies t0 is always zero, t0 is always zero, that is ये जो जीरो जी का जीरो यू का एलिमेंट है, ये जीरो आपका आ जाएगा एंटी में, which further implies that anti is never empty। एंटी इज नेवर एम्प्टी। तो ऐसे में एक अल्फा इसमें हमेशा माना जा सकता है, जिसको जीरो आप कह सकते हैं। मोर ओवर,
जीरो हमेशा रहेगा इसमें। मोर ओवर एंटी इज ए सब स्पेस ऑफ यू, यू का सब स्पेस होता है। ये तो हुए इसके। इसके बाद आ जाइए आप, डिफाइन रैंक एंड नलिटी ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। रैंक एंड नलिटी। रैंक है डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस, नलिटी है डायमेंशन ऑफ नल स्पेस। डायमेंशन हम जानते हैं, उसकी बेसिस में कितने एलिमेंट्स हैं। रैंक, रैंक ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेट T be a mapping from T be a linear ट्रांसफॉर्मेशन, तो पूरा लिखे हैं अब तो, क्योंकि हम बात कर चुके हैं पहले LT की। लेट T be a linear transformation from a vector space to F into a vector space VF या into another vector space VF. Let RT be the range space and NT be the null space of T. रैंक एंड नलिटी दोनों लिख लेते हैं। देन RT is a subspace of VF and NT is a subspace of 2F. Thus, the dimension of RT is called the rank of T, and dimension of NT is called nullity of T. ठीक है जी, और हम इनको डिनोट करते हैं we denote dimension of RT, that is rank of T, with rho T, and dimension of NT, that is nullity of T, with mu T. बस इतना काफी है इसमें। ये
जो मैं बताया आपको रैंक और नलिटी का, ये थोड़ा ट्रिकी है डिफाइन करना, क्योंकि आप किताब में डेफिनेशन देखोगे इस तरह से नहीं दिखेगी। ट्रिकी क्यों है? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं रेंज स्पेस और नल स्पेस के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो वो कितने कम लहजे में बात की जाए, आप पूरा डिफाइन नहीं कर सकते रेंज स्पेस और नल स्पेस। तो केवल हमने क्या करा, पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करा यूएफ से वीएफ में, फिर बात करी कि रेंज स्पेस और नल स्पेस ऐसे होते हैं, उनके सब स्पेस है किस किसके, वो बताया, फिर डायरेक्ट इसके आ गए। क्योंकि अगर आप सीधे सीधे नलिटी या रैंक की बात करते हो तो पहले ये तो बताओ वो वेक्टर स्पेस होते हैं, सब स्पेस होते हैं। तो जब तक सब स्पेस नहीं कहोगे उनकी डायमेंशन के बारे में बात नहीं की जा सकती। तो इसको लिखना थोड़ा चैलेंजिंग है एज ए स्टूडेंट, तो आपको तैयार रहना चाहिए। क्योंकि कितनी बार ये आया है जरा देखना, 14, 11, 10। अभी नहीं आया है, बिल्कुल अच्छे चांसेस हैं 22 में आने के। नहीं आएगा तो मत करना, कसम खा के जाओ, यहां से नहीं करूंगी मैं, कसम खा के जाओ नहीं करूंगी एग्जाम में आया तो भी नहीं करूंगी। आप कैसे कह सकते हो नहीं आएगा? मैं तो उनको भी कहता हूं कि जो आपने नहीं करा उसमें से चैलेंज रहता आने का, और जो सामने कराओ उसको आप कहते हो नहीं आएगा, तो फिर तो बेकार की बात है। ये तो लिख दिया गया है 10, 11, 14, और क्या पता हमसे मिस्टेक होगी 18 में आया हो। ऐसे मत कहा करो ये नहीं आएगा, इतने लंबा गैप हो गया अब नहीं आएगा, 8 साल में नहीं आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। और एक और चीज दिखा दूं आपको, जरा देखना, पीछे आना जरा। ये कब कब आ गया? 15, 18, 19। अब जो पूछने वाला है उसके जहन में सोचो ना, इनको एक ही तरह से काउंट करो, रेंज स्पेस, नल स्पेस, रैंक और नलिटी को एक ही लाइन में काउंट करो। 3 वो हो गए और 3 ये हो गए, 6 बार आ गया। फिर मान लो बैक पेपर पूछ गया, बैक पेपर तो निशानी नहीं है इस पर, बैक पेपर पूछ गया हो, अगले ने सोच रखो यार बैक पेपर तो पिछली बार पूछा ही था मैंने, अब क्यों पूछूं? तो ये मत समझो इसकी इंपॉर्टेंस कम नहीं है किसी भी तरीके से। और अगर ये वाली बात दिख गई कि 8 साल में नहीं आया, अब तो पूछ ले 3 साल लगातार। डिफाइन नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन, नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दो तरह की हैं, एक सिंगुलर और एक नॉन सिंगुलर। अगर मान लीजिए हम बात करें किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के नल स्पेस की, अगर नल स्पेस में देखा नल स्पेस जीरो एलिमेंट जरूर आता है, तो अगर जीरो ही रह जाए, यानी कोई भी नॉन जीरो वेक्टर ना आए एनटी में, एनटी कंसिस्ट ऑफ ओनली द जीरो वेक्टर, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। और अगर उसमें एक भी नॉन जीरो वेक्टर आ गया तो फिर वो नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी। ठीक है, उल्टा बोल गया मैं, उल्टा बोल गया। अगर एनटी में केवल एक जीरो वेक्टर रह जाए तो वो नॉन सिंगुलर है, और अगर एक भी नॉन जीरो एलिमेंट आ गया तो वो सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। लिखते हैं ऐसे, लेट T be a linear transformation अब ये केवल एक बार आई है, let T be linear transformation from a vector space UF into a vector space VF. Let NT denotes the null space of T, then T is said to be non-singular if whenever some alpha contained in U is such that T alpha is equal to 0, then it must imply that alpha is equal to 0. जब भी कभी T अल्फा 0 होगा तो अल्फा 0 होगा
that is anti, that is the null space of T null space of T is the zero space of T, that is एंटी के अंदर केवल और केवल एक ही वेक्टर आ पाएगा और जीरो। यहां से एक चीज और पता चल रही है आपको, जीरो स्पेस और नल स्पेस अलग अलग होते हैं। ये मैं बात करते स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, वो यही वाला पॉइंट है। नल स्पेस अभी डिफाइन करा था हमने, लोग उसको जीरो स्पेस कह जाते हैं। जीरो स्पेस अलग होता है, जीरो से मतलब केवल जीरो एलिमेंट आएगा, और नल स्पेस में नॉन जीरो एलिमेंट भी आते हैं। तो नल स्पेस का मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब उसमें कोई वेक्टर नहीं आ सकता जीरो के अलावा, जीरो पक्का आता है, लेकिन इसमें अगर केवल जीरो रह गया तो वो नॉन सिंगुलर है। ठीक है, और देखो इसका मतलब भी समझ लो, टी अल्फा जब जब जीरो होगा और अल्फा जीरो हो गया तो क्या रहा, जीरो तो रह गया वहां पर एंटी में। जो अल्फा यू का मैप हुआ जीरो में, वो अल्फा का जीरो ही निकला, तो मैपिंग नॉन सिंगुलर कही जाएगी। सिंगुलर में कोई ना कोई अल्फा ऐसा मिल जाएगा जो नॉन जीरो होगा लेकिन टी अल्फा जीरो हो रहा होगा। उसको भी लिख देता हूं, नहीं आई, कम आ रही है। आपने कोई अल्फा लिया यू का, ठीक है, उस पर टी लगाया, तो या तो जीरो आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, आपने सारे अल्फा चेक कर लिए यू के, एक एक करके सारे अल्फा चेक कर लिए, और मान लो उसमें से कोई सा भी जीरो मैप नहीं हुआ, कोई भी अल्फा जीरो मैप नहीं हुआ, तो जो आप, अच्छा मैं उल्टा बोल गया, एंटी के वेक्टर ले लो। एंटी के जो वेक्टर्स हैं, एंटी के जो वेक्टर्स हैं, अगर मान लीजिए उसको आपने चेक करा, आपको पता नहीं है कौन कौन से वेक्टर है उसके अंदर, तो आपने जो वेक्टर सारे चेक किए, अगर वो सारे के सारे जीरो मैप होंगे होंगे ठीक है, तो एंटी में अगर जीरो वेक्टर के अलावा भी कोई वेक्टर दिख रहा है आपको, कोई वेक्टर दिख रहा है, तो इसका मतलब वो मैपिंग आपकी सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी टी। और एनटी में कोई वेक्टर दिख ही नहीं रहा जीरो के अलावा, तो फिर वो मैपिंग नॉन सिंगुलर हो जाएगी। यानी जब भी कभी आप टी अल्फा लगाओ, टी अल्फा आपने लगाया और टी अल्फा जीरो होने के बाद आपने चेक करा वो अल्फा क्या था, जीरो, तो अल्फा अगर जीरो एलिमेंट निकलता है हर बार, तो मैपिंग आपकी नॉन सिंगुलर रहेगी। और आपने देखा टी अल्फा जीरो करा लेकिन अल्फा जीरो नहीं है, तो मैपिंग फिर सिंगुलर हो जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं एक और तरह से लिख देता हूं, सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। पूछा नहीं है ऐसे, लेकिन यहां बता देता हूं, इफ देयर एग्जिस्ट सम नॉन जीरो अल्फा contained in NT, then it implies T is singular. या आप इसे ये कहते हैं कि आपने टी अल्फा चेक किया और if there exists some alpha contained in U such that T alpha is equal to 0 but alpha is not equal to 0, तो भी आप कह दीजिए जो आपका T है वो सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर नॉन सिंगुलर कहा है सिंगुलर पर लिखना मत, बिल्कुल भी, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अब आ जाइए इसमें आगे, डिफाइंड डुअल स्पेस। डुअल स्पेस जो है ये, इसको डिफाइन करने के लिए पहले हमें लीनियर फंक्शनल डिफाइन करने पड़ेंगे।
तो पहले मैं लेता हूं लीनियर फंक्शनल, और आपको भी लीनियर फंक्शनल पता होने चाहिए। और जरा देखना कितनी बार आई है ये, बाकी 20 में नहीं आई, 21 में नहीं आई, पता नहीं 22 में आएगी या नहीं, आ सकती है। चलो, और ये हमने पढ़ी भी नहीं है। अब मान लो ये नहीं पढ़ी और आप कहोगे ये नहीं करनी हमें, तो दिक्कत हो जाएगी। जब आपने पढ़ी नहीं है तो पढ़नी चाहिए, कम से कम एक बार तो पढ़ी लो इसे। और ये अगर आएगी तो कंपलसरी क्वेश्चन में आएगी, इसको आप रोक नहीं सकते, बदल नहीं सकते क्वेश्चन को। हाँ जी, तो डुअल स्पेस, इसके लिए पहले चाहिए लीनियर फंक्शनल्स। अब बात ये है, लीनियर फंक्शनल एक बार भी नहीं पूछा गया इतने सालों में, लेकिन ये नहीं कह सकते नहीं पूछा जाएगा, तो इसको भी आपको ठीक से कैरी ओवर करना चाहिए। अब इसमें केवल वीएफ वेक्टर स्पेस एक ही चलेगा। लेट वीएफ बी ए वेक्टर स्पेस, देन ए मैपिंग एफ, स्मॉल एफ लेंगे, ये वी से एफ में है, वेक्टर से फील्ड में। स्टूडेंट जब पहली बार देखते हैं ऐसे उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है, यार वेक्टर स्पेस से कोई चीज फील्ड में कैसे जा सकती है। एफ इज ए मैपिंग, दैट इज ए मैपिंग फ्रॉम वेक्टर स्पेस टू फील्ड। इज कॉल्ड ए लीनियर फंक्शनल। इफ एफ ऑफ एल्फा प्लस बीटा is equal to f alpha plus f beta and f of a alpha is equal to a of f alpha for all a contained in f and for all alpha beta contained in v। अब इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है कि ये जो प्लस है ये वेक्टर्स का प्लस है, ठीक है, v का, और ये जो प्लस है ये स्केलर का प्लस है, क्योंकि एफ एल्फा एक स्केलर बन चुका है, फील्ड का एलिमेंट है। क्या मैपिंग है, बी से एफ में जा रही है, तो यहां पर एफ एल्फा एक स्केलर है, एफ बीटा स्केलर है, तो इनके बीच का जो एडिशन है ये भी स्केलर एडिशन है फील्ड का। यहां पर ये ऑपरेशन, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वी का, जो उसका एक्सटर्नल कंपोजिशन होता है, लेकिन यहां पर जो ए आ रहा है ये भी फील्ड का एलिमेंट, ये भी फील्ड का एलिमेंट, ये उसका ही अपना मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, फील्ड के अंदर होता है। तो यहां पर ये दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए, और इन दोनों को आप एक और कंडीशन में स्विच कर सकते हो। फॉर ऑल ए बी कंटेंट इन एफ, फॉर ऑल अल्फा बीटा कंटेंट इन वी। रटने वालों को दिक्कत नहीं है, वहां टीदा या एफ है, क्या अंतर है, छुट्टी, जहां लीनियर ट्रांसफर कहे वहां लीनियर फंक्शनल कह देंगे। बताओ मुझे कोई अंतर हो तो, वही यू से बी में था। रटने वाले को बहुत आसान है, समझने वाले को दिक्कत आती है यार ये हो क्या रहा है, और ये इसको मैं फील्ड का एलिमेंट क्यों मान लूं, इसको फील्ड का एलिमेंट कैसे मान लें, तो मानना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेशन इस तरह से हमें दी गई है कि वेक्टर स्पेस वी से एलिमेंट आपके फील्ड में जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका लीनियर फंक्शनल हुआ। अब बात आती है, डिफाइन तो करने गए थे हम डुअल स्पेस और डिफाइन कर दिया लीनियर फंक्शनल। तो ये जो लीनियर फंक्शनल आप डिफाइन करें ये एक नहीं है, ऐसे ऐसे जो जो फंक्शन आपको मिलते जाएं जो एक वेक्टर स्पेस वी के एलिमेंट्स को फील्ड में चेंज कर रहे हैं, वही वेक्टर स्पेस वही फील्ड, उनका कलेक्शन करते जाओ, वो वेक्टर्स मिलकर के आपका एक कलेक्शन बनाएंगे ऐसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का। देखो ये भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन कहने में क्यों हिचक रहे हैं हम,
क्योंकि वेक्टर स्पेस से वेक्टर स्पेस में नहीं है तो उसका नाम चेंज कर दिया, लीनियर फंक्शनल कर दिया। बाकी इसकी सारी प्रॉपर्टीज बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हैं। जैसे वहां पर जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ जीरो फंक्शनल है। जैसे वहां पर नेगेटिव ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था, यहाँ पे नेगेटिव ऑफ ए लीनियर फंक्शनल है। जैसे वहां वेक्टर स्पेस बनाया गया है एल ऑफ यूवी, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, एल ऑफ यूवी जैसे बनाया हमने, बिल्कुल वैसे ही यहां पर इसका वेक्टर स्पेस बनाते हैं जिसे हम डुअल स्पेस कहते हैं। इन लीनियर फंक्शनल्स का जो वेक्टर स्पेस बनेगा वो डुअल स्पेस कहलाता है। ठीक है, तो पहले उसे डिफाइन करते हैं। डुअल स्पेस, let BF be a vector space, then the set of linear functionals from vector space V into the field F, set of linear functionals, is called the dual space of the vector space V या VF under the following compositions of addition, एडिशन मतलब वेक्टर एडिशन, एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए पहले वेक्टर एडिशन, एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लिए लिया से, वैसे एडिशन लिखा जाता है, वेक्टर एडिशन जब वेक्टर स्पेस हम प्रूव कर ले तब लिखा जाता है, लेकिन जब आप डेफिनेशन ले रहे हैं डुअल स्पेस तो फिर इससे लेना चाहिए। डुअल स्पेस डेफिनेशन तब आती है जब हम इसको वेक्टर स्पेस प्रूव कर चुके होते हैं। तो खैर अभी तो हम पहले लिखेंगे इसको क्योंकि बीच में काम करना ही नहीं है। तो वेक्टर एडिशन है आपके पास एफ ऑफ एल्फा आपने कोई भी दो फंक्शनल्स लिए, उनको ऐड करने पर जो आपके पास वैल्यू आएगी वो वेक्टर स्पेस जो बनेगा इसका उसके अंदर आनी चाहिए, जो डुअल स्पेस हम कह रहे हैं। फॉर ऑल एफ कॉमा जी contained in V dash, V dash is the set of all linear functionals from V into F. For all F and G contained in V dash, F plus G of alpha must be equal to F alpha plus G alpha, and it is true for all alpha contained in V. यह है आपका वेक्टर एडिशन। किन में हो रहा है एडिशन? फंक्शंस में, फंक्शनल्स में, ठीक है ना, फंक्शनल है ये। और फिर आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन,
अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन बताओ, मैं कहां पे लिखूं, सी को या ए को? ए इंटू एफ ऑफ एल्फा, क्योंकि मुझे स्केलर दिखाना है इसके साथ। ये जो लीनियर फंक्शन बन रहे हैं ना, ये वेक्टर्स कहलाएंगे आगे चल के। किसके? इसके, बी डैश के। तो ए एफ ऑफ एल्फा इज इक्वल टू ए ऑफ एफ एल्फा। दिस इज ट्रू फॉर ऑल एल्फा contained in V and for all A contained in F। तो ये है आपका डुअल स्पेस। बी डैश जो है डुअल स्पेस कहलाता है, और फील्ड कौन सा होगा इसके लिए? वही F जो पीछे था। बी डैश is called the dual space of V under the same field F। तो ये हो जाता है डुअल स्पेस। बताइए, समझ में आ रही है बात? ठीक है। डिफाइंड डुअल बेसिस कितनी बार आया है? 19, 14, बैक पेपर 13, और एक बार 19 में दोनों चीज एक साथ पूछी गई हैं। डुअल बेसिस पूछी गई है और डुअल स्पेस भी पूछा गया है। ये एक ही क्वेश्चन था, तो आप समझ सकते हैं 5 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन रहा होगा। 5 से ज्यादा खैर नहीं दिया जाएगा, डेफिनेशन में अन्याय हो जाएगा। तो बात करते हैं डुअल बेसिस की। डुअल बेसिस का मतलब समझ में आ रहा है कि डुअल स्पेस की डायमेंशन की बात हो रही है, उसकी जो बेसिस है वही डुअल बेसिस कहलाएगी। लेकिन इसको आपको थोड़ा कंस्ट्रक्शन का प्रोसीजर भी देना पड़ेगा। तो डुअल स्पेस की जो बेसिस आप देखेंगे, इस पर एक सवाल पक्का है आना। अगर आप 5 साल के पेपर उठाकर देखोगे, 3 साल 4 साल आपको मिलेगा क्वेश्चन डुअल बेसिस बनाने का। और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। नहीं पढ़ा तो पढ़ने के बाद आप ये कहोगे कि सर बहुत अच्छा अगर आपने बता दिया। ये दिक्कत आती बहुत ज्यादा। पेपर कंप्लीट करना भी जरूरी है भाई, और पेपर कंप्लीट करना एक ट्रिक होती है। आप सारा पढ़ के जाओ कोर्स का, फिर उसका पेपर पूरा ना हो, और ट्रिक से पढ़ के जाओ, संभावना रहेगी कि आप कम मेहनत में ज्यादा कर पाएंगे। लेकिन आप समय का सदुपयोग कर रहे हैं तब। समय आप व्यर्थ करने के लिए चीजों शॉर्टकट कर रहे हो तो फिर वो नुकसान देंगी। क्योंकि आपने मान लीजिए पहले तो पूरा साल निकाल दिया मोबाइल में, दोस्तों में, घूमने में, फिरने में, चाट पकौड़ी खाने में, समय और पैसा सब वेस्ट कर लिया। अब लास्ट में कह रहा हूं शॉर्टकट कैसे लगेगा, वो गड़बड़ है। तो अब आइए जरा डुअल बेसिस के लिए। तो डुअल बेसिस के लिए डुअल स्पेस मैंने डिफाइन कर दिया, तो पहले हल्का सा उसके बारे में जरूर बताना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस। एंड let v dash be the dual space of v। ठीक है जी। also let dimension of v is equal to n and s is equal to alpha 1 alpha 2 and so on alpha n be an ordered basis ऑफ v। डायमेंशन माननी पड़ेगी इसकी, तो ही बेसिस लिख पाएंगे उसकी। तो डायमेंशन ऑफ v इज n, और s इसकी एक बेसिस मान ली। ऑर्डर्ड का मतलब है कि जो एलिमेंट पहले लिख गया पहले ही लिखा जाएगा, जब यूज करेंगे इसी पैटर्न पे यूज करना पड़ेगा। तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n हमारी एक ऑर्डर्ड बेसिस है v की। देन ए वेल डिफाइंड सबसेट s dash of v given by v dash given by s dash में एलिमेंट्स लिए आपने f1 f2 एंड सो ऑन fn। लीनियर फंक्शनल्स ही लिए हैं
और इनकी काउंटिंग भी हमने n ली है, इज कॉल्ड ए डुअल बेसिस। ए का मतलब समझ रहे हैं? ए का मतलब है एक, और ए का मतलब है ये यूनिक नहीं है। दा लिखता वरना मैं, लेकिन दा लिखते हैं ना, यानी एक से ज्यादा डुअल बेसिस होती हैं, हो सकती हैं, होती हैं, वही आप यहां सेट बदल देंगे, इसको बदल जाएगा ये। S dash is equal to F1 F2 Fn is called a dual basis of V dash if Fi alpha j is equal to 1 and Fi alpha j is equal to 0. Fi alpha j is equal to 0 for all I not equal to j, and Fi alpha j is equal to 1 for all I equal to j। यानी जब आप F1 अल्फा 1 लिखोगे, F2 अल्फा 2 लिखोगे, F3 अल्फा 3 लिखोगे तो 1 1 आता जाएगा। अगर आपने इनका ऑर्डर ब्रेक किया, F1 अल्फा 2 करा या F2 अल्फा 3 करा, तो सारी वैल्यू 0 आएंगी। तो ये लीनियर फंक्शनल्स का कलेक्शन, जो इस तरह के फंक्शनल्स हैं, वो बनाएगा इसकी डुअल बेसिस। ठीक है, आपने पहले लिखी एक ऑर्डर बेसिस, ठीक है। ऑर्डर बेसिस का मतलब ये है कि उसके एलिमेंट्स फिक्स हो गए, पोजीशन फिक्स हो गया। अब यहां पर जैसे अब मैं जब जे यूज करूंगा तो मुझे फिक्स्ड एलिमेंट चाहिए, मुझे पोजीशन पता होगी, तीसरे एलिमेंट की बात हो रही है कि चौथे एलिमेंट की बात हो रही है, तो वही एलिमेंट यहां प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, तो एक तो वाली बात। फिर यहां पर ये F1 F2 Fn इनकी पोजीशन फिक्स है, वेल डिफाइंड जब भी कहा गया, वेल डिफाइंड सेट का मतलब है इनकी पोजीशन भी फिक्स की जाएगी। ऑर्डर हम नहीं कह रहे, इसके बाद कह सकते हैं ऑर्डर। तो यहां पर जब मैंने एफ ऑफ आई अल्फा जे किया, अगर आई नॉट इक्वल टू जे है तो 0 वैल्यू देगा, और अगर आई और जे बराबर हैं तो फिर 1 वैल्यू देगा। हाँ, अगर इक्वल नहीं है तो 0 और इक्वल है तो 1। अगर ऐसा है तो ये आपका डुअल बेसिस कहलाएगा। कंस्ट्रक्शन में बहुत आसान होता है, इसी परिभाषा को हम यूज करते हैं। ठीक है जी, इसके बाद में चलिए पहले यहां तक रख लेते हैं, और फिर जो है इसके कल करते हैं काम। कल इस पे 1-2 डेफिनेशन और है वो करके, और फिर आपके आ जाएंगे हम लीनियर ट्रांसमिशन के क्वेश्चंस पर। या कर लो, ऐसे कितने रह गए इसमें, एक ही रह गया, ऐसे ही कर लेते हैं। एनिलेटर, एनिलेटर में जैसे आपने कर्नल देखा था ना, अभी पीछे कर्नल की बात कर रहे थे हम, नल स्पेस में, नल स्पेस और कर्नल। कर्नल शायद नाम लेना रह गया, हाँ रह गया, मेरे से रह गया ये कर्नल। तो नल स्पेस जो है ना, जब हम बात करें नल स्पेस की, नल स्पेस को कर्नल कहते हैं, कर्नल ऑफ टी। तो कर्नल ऑफ टी केवल तब कहा जाएगा जब इसको एक होमोमॉर्फिज्म की शक्ल में आप देख रहे हैं, और है होमोमॉर्फिज्म ये। तो इसको एक लाइन और लिखनी है मुझको, वो लिख देता हूं, काम खत्म हो जाएगा इसका। द नल स्पेस ऑफ टी is called, is also called the kernel। अब देखो यहां दा लगाया मैंने, द कर्नल ऑफ टी रिगार्डिंग टी एज ए होमोमॉर्फिज्म। क्योंकि ग्रुप थ्योरी से लें आप, रिंग थ्योरी से लें या वेक्टर स्पेस से लें, जब तक आप इसे होमोमॉर्फिज्म नहीं कहते, कर्नल की बात नहीं होती है। तो है ये वही चीज, बस एक होमोमॉर्फिज्म का नाम जोड़ना है इसमें, और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हो जाता है एनिलेटर, एनिलेटर ऑफ ए सब स्पेस। अब एनिलेटर की बात करें तो कर्नल की बात आ रही है, जो मैंने अभी बात लिया, तभी नाम याद आया इसका। तो जैसे आपने वी डैश बना लिया, डुअल स्पेस बना लिया, तो उस डुअल स्पेस से जब हम मैपिंग डिफाइन करेंगे एफ में, तो वो लीनियर फंक्शनल जो 0 में मैप हो जाएंगे, वो लीनियर फंक्शनल्स आपके एनिलेटर बनाएंगे। तो लेट
PF be a vector space and P dash be the dual space of V, then a subset एलिमेंट ऑफ ए सबस्पेस, देन ए सबस्पेस लेते हैं, देन ए सबस्पेस W, W डैश ले लेते हैं, W डैश ऑफ V डैश, देन कंसिडर ए सबस्पेस W V डैश the annihilator of W denoted by W naught is a subspace of V dash, is a subspace of V dash that contains all those linear functionals that are mapped into zero element of F, यानी W नॉट की बात करें, इसमें कोई भी आएगा F, वो आएगा V डैश से, सच दैट F of alpha is equal to 0 for all alpha contained in V. तो ये आपका एनालिटर कहलाएगा, एनालिटर ऑफ द सब स्पेस। ठीक है, तो एनालिटर के लिए आपको V चाहिए, V डैश चाहिए, V डैश का एक सबसेट लिया, सब स्पेस उसका बनाना है हमें, सब स्पेस का एनालिटर, तो सब स्पेस किसका, V डैश का, उसका सब स्पेस बनाने जा रहे हैं, तो उसको हमने एनालिटर ऑफ W डैश by W naught is the subspace of V dash, और वो उन सारे लीनियर फंक्शन कलेक्शन है जो जीरो मैप हो जाएंगे, F अल्फा विल बी जीरो। ठीक है जी, तो इतना खत्म कर लेते हैं, कल इसमें हम क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से। ओके।